एक्चुअली हमने एक बहुत ही क्रांतिकारी कहिए, रेवोल्यूशनरी कहिए, हमने इसको जितनी सिलेक्शन है वो इन कैमरा कर रहे हैं और उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हर एक चीज को इन कैमरा किया है। मैं तो कहूंगा युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि आपका समय अभी आ गया है। आई थिंक दिस इज द मोमेंट ऑफ चेंज, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। आपने बात कही मिशन की, तो मैंने 5 मिशन बनाए हैं अपने लिए। और जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाता हूं तो उनको पूछता हूं कि आपकी एक महीने की आमदनी कितनी है, तो मुझको आमतौर पर जवाब मिलता है 10,000, 15,000, 20,000। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज आपको ऐसे एक शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने 40 साल सेना में दिए। काफ़ी गौरवशाली उनका सेना में सफ़र रहा है। कई सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका है। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के कई विषयों को लेकर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी की। सर, आपका सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरा जय हिंद। सबसे पहले एक राज्यपाल के रूप में आप उत्तराखंड को लेकर हम बात करते हैं, तो एक राज्यपाल के रूप में उत्तराखंड को लेकर क्या विजन रखते हैं, क्या मिशन रखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय सेना में 40 साल तकरीबन सर्विस करने के बाद में राष्ट्र ने ये मौका दिया है, ये एक अवसर दिया है। मेरे लिए ये एक कार्य करने का, सेवा और कल्याण करने का एक बहुत बड़ा मौका है। आपने बिल्कुल डायरेक्टली एक बहुत सुंदर सवाल किया है कि मिशन क्या है और विजन क्या है। सच कहूँ तो जो बेसिक विजन वो है 3 चीज़, क्योंकि उत्तराखंड में आने के बाद में हर एक चीज़ त्रिशूल के रूप में दिखाई देती है। सबसे पहले जो जिम्मेवारी है वो है कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। दूसरा है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की प्रणाली को और स्ट्रॉन्ग करना। और तीसरा है कि गवर्नर की उपाधि, इस अपॉइंटमेंट की गरिमा को बनाए रखना। आपने बात कही मिशन की, तो मैंने 5 मिशन बनाए हैं अपने लिए और उसमें सबसे जो प्रथम मिशन मेरा है वो है रिवर्स माइग्रेशन। मेरे को ऐसा लगता है कि 13 डिस्ट्रिक्ट में से जो 9 डिस्ट्रिक्ट पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर जो रिवर्स माइग्रेशन मेरा सबसे पहला एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट, जॉब और पेमेंट के लिए बाहर गए, उनको किस प्रकार से वापस उत्तराखंड में लाया जाए। दूसरा है नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग और लोकल प्रोडक्ट्स। सच कहूँ तो प्रभु का उत्तराखंड के ऊपर में इतना वरदान है कि यहाँ पर जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अपने आप में अलग सतह की है। और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में सबसे अलग हैं। दिल करता है कि इनको किस प्रकार से ग्लोबल कंज्यूमरिज्म के साथ जोड़ा जाए। और सरिता जी, मैं आपको सबसे जो बात मुझको टच की है एज ए गवर्नर, वो ये है कि जब मैं तमाम 13 डिस्ट्रिक्ट में गया तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के परिवार में शक्तिशाली, केपेबल और स्किलफुल लगा है वो है हमारी महिलाएं। पर्वत की महिला अपने आप में अलग होती हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो महिला हैं वो बिल्कुल दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर एक्सेप्शनल। जो उनके काम करने की ताकत है, कैपेबिलिटी है, स्किल है, अपने आप में अलग हैं। और मैं जब यहाँ की उत्तराखंड की बेटियों को देखता हूँ, और हमारे पास यहाँ 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब मैं उनके कॉन्वोकेशन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 70% जो PhD और गोल्ड मेडल है वो हमारी बेटियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गर्ल चाइल्ड वेलफेयर एक मेरा बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगली बात है कि आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी में आए थे नवंबर 2021 में, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर, एक गहरी बात कही कि 21st सेंचुरी और इसका तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और मुझको लगता है वो तभी हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों को लेकर हम चलें, तो तभी हम 21st सेंचुरी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन कर सकेंगे। और 5वां जो मेरा मिशन है वो मुझको ऐसा लगता है कि हम देवभूमि में हैं, हम भगवान की उस भूमि में जहाँ चमत्कार होते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि हर वक्त मेरा
एक आत्मा मेरा ढूंढती रहती है, दिमाग में ऐसा लगता है वो कौन सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गेम चेंजर है, टर्निंग पॉइंट है, जिससे हम एकदम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म, होम स्टे, वेलनेस का सेक्टर, जैसे योगा, आयुर्वेद, ये सब चीज़ें हैं। मुझको, मैं हर वक्त सोचता हूँ वो कौन सी चीज़ है जो एकदम यहाँ पर विकास, समृद्धि, ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन ला सकती है। ये 5 मिशन है जिसके ऊपर मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत है। आपने महिलाओं की आज भी बात कही है, और मैं जब भी आपको मंच पर सुनती हूँ, मैंने आपके कई सारे भाषण सुने हैं, तो आप महिलाओं का जिक्र हमेशा करते हैं और उनके सशक्तिकरण को लेकर भी आप बात करते रहते हैं, और चीज़ें अभी आपने बताई भी हैं। तो और क्या महिलाओं को लेके, उनके बेटरमेंट को लेके कर सकते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं हर एक गांव में, डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, जो ज़मीन पर बदली हुई है वो है माइक्रो फाइनेंस स्कीम और डायरेक्ट टू बैंक। और सबसे जो उत्तराखंड की इंटरेस्टिंग बात है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप विच इज़ वुमेन लेड। आज के दिन में 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और इरादा है कि इसके अंदर में किस प्रकार 6,000 और जोड़े जाएं। देयर इज 4.3 लाख वुमेन हु आर पार्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और इच्छा है कि इसके अंदर में 1.3 लाख को भी जोड़ा जाए। और जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाता हूं तो उनको पूछता हूं कि आपकी एक महीने की आमदनी कितनी है, तो मुझको आमतौर पर जवाब मिलता है 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन मुझको एज ए लीडर ऐसा लगता है कि अगर मैं उनकी मदद कर सकूं ब्रांडिंग के अंदर में, पैकिंग में, कंज्यूमरिज्म के साथ में लिंक में, उनको मशीन दे सकें, तो वो आराम से एक महीने के अंदर में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकती है। उनकी काबिलियत इतनी ज़्यादा है, उनके काम करने की श्रद्धा इतनी ज़्यादा है। आपको यूल बी सरप्राइज, जब मैं पौड़ी गया था तो मैंने एक महिला स्वयं सहायता ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एक महिला मेरे को बोलती हैं कि मैं नमक बनाती हूँ, 9 डिफरेंट टाइप के नमक बनाती हूँ, और उन्होंने बताया कि मेरा नमक लंदन में भी बिकता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है हमारे वुमेन के अंदर में, मुझको लगता है कि ये जो लोकल प्रोडक्ट्स और इसको ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो कंज्यूमरिज्म है, इसको किस प्रकार मिलाया जाए। तो इसलिए मेरी ये पूरे स्टेट से, शासन प्रशासन, एनजीओ से, हर एक से दरखास्त रहती है कि किस प्रकार हम उनकी मदद करें, ताकि उनकी जो पैकिंग है, ब्रांडिंग है, लेबॉर्ट्री सपोर्ट है, उनको डिजिटाइजेशन में कैसे किया जाए। मैं आपको कुछ एक बहुत भावुक से सीन होते हैं कि जब किसी महिला को पूछता हूँ कि आज आप से 20,000 कमा रही हैं, मेरे को आप बताइए कि कितनी देर के बाद में आप 1 लाख कमाने लग जाएंगी। तो मेरे को लगता है कि उनके अंदर में भी एक पॉजिटिविटी, एक क्रिएटिविटी है, और वो मेरे को बताती हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि आप लिख के दीजिए, तो लिख के देती हैं कि मैं इसको 1 साल के अंदर में अपनी क्षमता को ऐसे बनाऊंगी कि हर महीने 1 लाख कमा सकूंगी। तो आई गेट so much of a confidence, I got a total faith in the women of the state। और जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के अंदर में 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर में स्टेट की 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड बिलीव यू मी 70% ऑफ द गोल्ड मेडल स्टूडेंट्स में से 70% आर हमारी बेटियां, द गर्ल चाइल्ड। एंड जो डिग्री हासिल करती है उसमें भी सेम नंबर है। मुझको तो लगता है कि एक साइलेंट सी रेवोल्यूशन है। अगर आप उत्तराखंड के हिस्ट्री के अंदर में जाएंगी तो आपको मालूम है चिपको मूवमेंट के बारे में, गौरी देवी जी के बारे में, और जो साहस शौर्य की बात रही है। और एक और आर्मी में मैंने एक चीज़ देखी है कि आज के दिन भी आर्मी के अंदर में जितने आर्म्ड फोर्सेस हैं, 17.58% ऑफ द एंटायर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कम्स फ्रॉम उत्तराखंड। तो उनके जो परिवार को चलाती हैं, उनके जो बुजुर्गों को देखती हैं, वो महिलाएं ही हैं। तो आई पर्सनली फील आई हैव गॉट ए ग्रेट फेथ इन वुमेन ऑफ उत्तराखंड। मेरे को लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मॉडर्नाइजेशन, ये जो विकास, समृद्धि है, इसमें वो बहुत बड़ा कार्य कर सकती हैं। आपने सर विश्वविद्यालयों के ऊपर जिक्र किया, तो एक और सवाल मेरे मन में आता है। विश्वविद्यालयों में अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें या विश्वविद्यालयों में उनकी चीज़ों की जवाबदेही की हम बात करें, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या हो सकता है?
ये आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड हिस्टोरिकली द्रोणाचार्य जी के टाइम से इट हैज़ बिन गर्ड ऑफ एजुकेशन। अंग्रेज़ों के समय में भी जो यहाँ स्कूल थे नैनीताल के इलाके, मसूरी, देहरादून, बहुत ही ऊंचे दर्जे के थे। आज के दिन भी भारत में जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, टॉप स्कूल आउट ऑफ 10, 8 आर फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ। और हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि आपने बात किया स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का, गुणवत्ता का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में ये हमारी और भी जिम्मेवारी बन गई है कि हम उनको ना केवल एजुकेशन पर उसके साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी दें। मुझको ऐसा लगता है कि एंटायर सिस्टम का जो एक केंद्र बिंदु है वो है कि किस प्रकार से हम यूनिवर्सिटीज़ को चलाते हैं, और उसको चलाने का जो जिम्मेवारी है वो वाइस चांसलर्स का होता है। तो हमने अगेन एक त्रिशूल को मद्देनजर लेकर हमने 3 आदेश दिए हैं। पहला है कि हमने पूरा ऑटोनॉमी वाइस चांसलर को दिया है, फुल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसके अंदर में जितने भी हमारे सिलेक्शन हैं, इंटरव्यूज़ हैं, जो भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं, दैट इज़ डन इन कैमरा, एंड वी इंश्योर दैट दिस एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी इन दिस। और अगली चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर हमको अगले लेवल तक जाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी को किस प्रकार लेके आए। अभी हाल ही के अंदर में हमने एक एफिलिएशन का पोर्टल बनाया है, जो संबद्धता होती है, एफिलिएशन होती है कॉलेज को, उसको किस प्रकार से हम और मॉडर्न बना सकते हैं। क्योंकि पुराने सिस्टम के अंदर में बहुत डिले होते थे, बहुत प्रोसीजर होते थे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, जिस प्रकार से हमारे यूनिवर्सिटीज इसको कर रही हैं, इट इज़ ब्रिंगिंग इन वेरी गुड रिजल्ट्स। विश्वविद्यालय में आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें और कैसे टेक्निकली हम और बेटर हो सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, वाइस चांसलर से लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर में जितनी भी अपॉइंटमेंट है, अभी हमने एक बहुत ही क्रांतिकारी कहिए, रेवोल्यूशनरी कहिए, हमने इसको जितनी सिलेक्शन है वो इन कैमरा कर रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही शुद्धता से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस अपॉइंटमेंट में आने के बाद में 7 वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन की है, और उसमें यकीन किया है कि द बेस्ट दैट द नेशन कैन गिव, उनको सिलेक्ट किया है। और उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हर एक चीज़ को इन कैमरा किया है। तो वैसे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस चीज़ को बहुत प्रशंसा मिली है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये जो इन कैमरा और ये जो ट्रांसपेरेंसी आई है, इससे अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है सबके अंदर में। हम जानते हैं कि आप सेना में रहे हैं, 40 साल आपने दिए हैं, बहुत ही गौरवशाली आपका पूरा ये सफ़र रहा है। और जब आपके इस पूरे सफ़र को हम देखते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित, मतलब खुद में ही महसूस करते हैं कि अब हमारे राज्यपाल जो हैं सेना से हैं। और ये इस राज्य की हम बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि सेना बाहुल्य क्षेत्र ये भी है, हर घर में आपको एक सैनिक यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड में सैनिकों के लिए यहाँ पर किस तरह से सोचते हैं और किस तरह की जिम्मेदारी आप उनके प्रति समझते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सैनिक धाम है, सैन्य भूमि है। हर एक परिवार से सेना में कोई ना कोई है। मैं तो, मेरी नज़र में हर एक इंसान जो बेल्ट डालता है, टोपी डालता है, राष्ट्र समाज की सुरक्षा करता है, मेरे नज़र में वो सैनिक है। और जो उत्तराखंड का योगदान रहा है वो अपने आप में बिल्कुल अलग रहा है। जो भारत का सबसे पहला परमवीर चक्र है वो भी उत्तराखंड से ही आता है। और आज के दिन में तकरीबन 1 लाख जो सैनिक हैं वो उत्तराखंड के हैं। और आज के दिन की अगर सबसे बड़ा सत्य देखिए कि आज के जो CDS साहब हैं वो भी उत्तराखंड के हैं। जो भारत के सबसे पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी हैं वो भी उत्तराखंड के थे। आज के जो NSA हैं वो भी उत्तराखंड के हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का एक योगदान रहा है जो अपने आप में अलग रहा है।
और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो उत्तराखंड के सैनिक होते हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, जो उनका साहस, शौर्य, बलिदान है, वो अपने आप में एक अलग ही वीर गाथा है। यहाँ पर यहाँ आने के बाद में मुझको भी ऐसा लगा कि एक सैनिक होने के कारण आई मस्ट डू समथिंग स्पेशल। तो मैंने सबसे पहला जो एक डिसीज़न लिया, जो मुझे बहुत खुशी हुई, कि मैंने ये कहा कि जितने भी हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, जितने भी हमारी वीर नारीज हैं, वॉर विडोज हैं, डिसेबल्ड हैं, बुजुर्ग वेटरन हैं, उनके लिए मेरा राजभवन बिल्कुल खुला है। दे डोंट नीड ए अपॉइंटमेंट, दे जस्ट वॉक इन वेन एवर दे हैव ए प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ आने के बाद में एक ग्रीवेंस सेल खोला, जिसके अंदर में एक ऑफिसर को नियुक्त किया, एडीसी और मैं, तीनों ही उसके हिस्से हैं। और मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इन दिस 1.5 ईयर अबाउट 800 कंप्लेंट्स सजेशन इस प्रकार मिली, और उनमें से तकरीबन 400 से ज़्यादा हमने सॉल्व कर दी। और मुझे बहुत खुशी हुई, एक हमारे सैनिक परिवार की महिला की एक पॉइंट था कि उनका प्रॉपर्टी डीलर के साथ में पिछले 5 साल से एक प्रॉब्लम चल रही थी। तो हमने उनको लेटर लिखा और उनके 12 लाख रुपए उनको मिल गए। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ शासन प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अधिकारी हैं, उनको जब भी हम लेटर लिखते हैं राजभवन से और बात सैनिक की होती है, तो वो बहुत निष्ठापूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। और मैं कहूँगा कि ये हम सब का कर्तव्य है कि जो हमारी वॉर विडोज़ हैं, जो हमारे डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, उनका जो परिवार है, एक्सटेंडेड परिवार है, वो हम ही हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जितने भी सैनिक हैं यहाँ पर और उनके परिवार हैं, दे टेक मी एज ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और जब आते हैं तो जिस प्रकार से हमारा वार्तालाप होता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, और ये एक और जिम्मेवारी देती है कि किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाए। और मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ कि एक और फ़ायदा है कि क्योंकि जिस प्रकार आपने कहा कि हर एक परिवार के अंदर कोई ना कोई उनके घर से फौज में है। यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ में नौकरी की है। मैं पहले सौभाग्य था कि मैंने बनबसा टनकपुर के अंदर में 96-99 पलटन कमांड की थी, तो मेरा तभी से इस इलाके के साथ में बहुत लगाव रहा है। तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी के साथ में मैं मिलता रहता था। इसके अलावा भी हमारी लीडरशिप के अंदर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में फौजी परिवार के लोग हैं, तो आई फाइंड कि उनका सपोर्ट बहुत है। और यहाँ पर क्योंकि सैन्य भूमि है, सैनिक स्मारक बनाया गया है, एक सैनिक धाम भी बन रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पूरे राष्ट्र के लिए, एक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि किस प्रकार अपने फौजियों की देखभाल करनी चाहिए। आपने जैसा भी कहा, बनबसा में आपने यहाँ पे मतलब सेना के दौरान यहाँ पे रहने के दौरान जो है यहाँ पर सेवा दी है, और अब वापस से जब आपको यहाँ पे गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो वापस से पहाड़ में आना, वापस से सेवा का जो मौका मिला, कैसा लगा? सच कहूँ तो ये कॉस्मिक मूवी है। और मैं तो पैदल सेना का सोल्जर रहा हूँ, और 8 साल चाइना के बॉर्डर पर, 10 साल कश्मीर में और 3 साल बनबसा में नौकरी किया है। पर्वतों से प्यार है, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूँ। और मैं अभी तक 14 फॉरवर्ड पोस्ट में जा चुका हूँ, और जाने का भी जो तरीका है, वहाँ पर रात को रुक कर वहाँ पर इंटरेक्ट करता हूँ। और ऐसा लगता है कि पर्वत इलाका में प्रभु खुद बसते हैं। और आपने देखा है कि मैंने यहाँ आने के बाद में एक शिव मंदिर भी राजभवन में बनाया है, क्योंकि इससे पहले जब कश्मीर में थे तो 5 बार अमरनाथ यात्रा करने का भी मौका मिला था। तो जो भी सैनिक होता है उसको पर्वतों से बहुत प्यार होता है, और पर्वत की शक्तियों से बहुत प्यार होता है। तो जब भी मैं यहाँ पर अपने पर्वतीय इलाके में जाता हूँ, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो सबसे लास्ट वाला गांव है, और देखिए प्रकृति की इतना बड़ा, जब प्रधानमंत्री जी माना में आए थे तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। आमतौर पर हम कहते थे अंतिम गांव,
और उन्होंने कहा नहीं, ये प्रथम गांव है। और जिस प्रकार से अभी भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो हमारे बॉर्डर के विलेजेस हैं उनको किस प्रकार से वाइब्रेंट विलेज बनाया जाए, तो उसमें उत्तराखंड के 17 विलेजेस को नियुक्त किया गया है कि उनको किस प्रकार से वाइब्रेंट बनाया जाए। और मुझे, जैसे मैंने आप शुरू में कहा था कि मेरा मिशन है कि रिवर्स माइग्रेशन यहाँ पर इफेक्ट हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्वतों से प्यार करें, हम अपने गाँव से प्यार करें। और एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन अभी आया है वो है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट के ऊपर में कि किस प्रकार हम डिस्ट्रिक्ट्स को एक हब बनाएं, डिस्ट्रिक्ट को इकोनॉमिक हब बनाएं, डिस्ट्रिक्ट को एक विकास का हब बनाएं। मैं आपके साथ सरिता जी एक बात शेयर करना चाहता हूं कि 13 डिस्ट्रिक्ट में जाने के पश्चात मैं उनके कार्य को बहुत बारीकी से देखा। तो ये सुशासन दिवस के अंदर में मैंने 5 डीएम्स को पुरस्कार दिया। ये पहली बार है कि डीएम लेवल के ऊपर में पुरस्कार दिया गया है। मुझको ऐसे लगा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये ज़रूरी है कि ऐसा मापदंड होना चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ कार्य हो रहा है। और मैं एक चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में प्रशासन है, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही निष्ठापूर्ण और ऑनेस्ट और सिंसियरिटी से कार्य करते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारे पूरे राष्ट्र का एक गांव के साथ में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में, एक बॉर्डर एरिया से हमारा प्यार हो जाएगा, उस दिन स्थिति एकदम बदल जाएगी। और आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेरे को ज़मीन के ऊपर में व्हाट आई फेल्ट वॉज कि जिस प्रकार माइक्रो फाइनेंस स्कीम, जिस प्रकार से डायरेक्ट टू बैंक डीटीपी इफेक्ट हुआ है, अपने आप में एक क्रांति की तरह लगता है, एक रेवोल्यूशन की तरह लगता है। क्योंकि जो पैसा पहले कॉन्ट्रैक्टर्स के, मिडलमैन के थ्रू जाता था, वो आज बिल्कुल डायरेक्ट जाता है। आखिर में आपसे सवाल लूँगी, जिस तरह से हम उत्तराखंड में बात करें कि यहाँ पर एक तो हर घर में सैनिक है, लेकिन यहाँ पे युवा भी बहुत हैं, तो उत्तराखंड के, इस राज्य के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप आर्मी से हैं, काफ़ी डिसिप्लिन है, आपसे मिलके मतलब काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, गौरवान्वित मैं महसूस भी कर रही हूँ। तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जब मैं आपके सामने मतलब खड़े हो कि जब मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, डिसिप्लिन एंड ऑल, तो बाकी युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आज के? मैं तो कहूँगा युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि आपका समय अभी आ गया है। आई थिंक दिस इज द मोमेंट ऑफ चेंज, दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जो अवसर आपको आज मिल रहे हैं, ये पहले नहीं मिल रहे थे। आज आपके पास माइक्रो फाइनेंस स्कीम है, बैंक लोन है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको एक त्रिशूल से आपका मिलन करवाना चाहता हूँ कि शिवजी के आशीर्वाद से एक ऐसा त्रिशूल उत्तराखंड में है। पहला उसका शूल है स्पिरिचुअल टूरिज्म और टूरिज्म इन ऑल फॉर्म्स। सेकंड है हार्टिकल्चर और थर्ड है वेलनेस। वेलनेस के अंदर में योगा, आयुर्वेद, मर्म, इन सब के बारे में। हॉर्टिकल्चर में चाहे वो हनी हो, मशरूम, कीड़ा बूटी, लेवेंडर, ये जितने भी इलाके हैं। और तीसरा जो मैंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म। मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो यूथ है उसके अंदर एक अलग हौसला है। ही इज़ ए वेरी नेचुरल एंटरप्रेन्योर। और आज आपके उसमें मौका है, आपको मदद मिल रही है, पूरा समाज आपके साथ में खड़ा है। मैं तो जब भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो आई टेल देम, डोंट बी द जॉब सीकर, बी द जॉब प्रोवाइडर। और सचमुच जब मैं उत्तराखंड के यूथ को देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये जो हम सबका इकट्ठा सपना है कि they will be able to create a revolution for us. I got a great faith in the youth. कभी कभी मैं बहुत मासूमियत से ये वर्ड को देखता हूँ, यूथ को, YOUTH। तो मैं सदा कहता हूँ कि ये इसमें जो YOU है, यू, आप क्रांति ला सकते हैं। और विद इन द यूथ ये जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो हमारी बेटियां हैं, ये तो 3 कदम आगे हैं। क्योंकि मैं जब इनकी परफॉर्मेंस देखता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर में, जो डिग्री के अंदर में इनका परफॉर्मेंस है, जो गोल्ड मेडल कंपटीशन के अंदर में है, मेरे को लगता है कि आने वाले, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21st सेंचुरी, तीसरा शतक, दिस विल बी 3 प्लेयर हैं इस
त्रिशूल के अंदर में, एक तो वुमेन ऑफ उत्तराखंड, दूसरा गर्ल चाइल्ड हमारी बेटियां, और तीसरा है यूथ ऑफ उत्तराखंड, विच विल एब्सोल्युटली ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी, और इन्होंने उत्तराखंड के विषयों पर अपनी बात यहाँ पर रखी, और साथ ही तमाम जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उन पर बातचीत की, साथ ही महिलाओं के कैसे सशक्त करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक, देहरादून।